बनि गेल छै एकर कतौ ते लाइन लीकेज भऽ गेल छै से ई जमीन में पानी जे छै से निकलि के उभरि के जी सबटा एहि सामने से आंगन होइत घर होइत घरे बाहरे से पूरा पानी निकल रहल है। नल जल का पानी जो नल के माध्यम से आना चाहिए वो जमीन के माध्यम से आपके आंगन में निकल रहा है। और हम आज तक नल के पानी पिए नहीं है। हमको 10 दिन से नल आ रहा है। वो जब ये हुआ है ना एनआर कटने लगा है तब से नल चालू किया और जानबूझ करके ये प्रताड़ित कर रहा है। नल जल योजना से आप परेशान हो गए, आपके घर आंगन में पानी 10 दिन से 10 दिन से जब से नल लगा है ओनली 10 दिन पानी आया है। 10 दिन से चालू और उस 10 दिन में आप परेशान हो गए हैं। आप तो देख ही रहे हैं। जरा दिखाइए ये नल जल की क्या स्थिति है। यहाँ घर से पानी निकल रहा है, तर जमीन के तर से जमीन जो पानी नल के माध्यम से लोगों के घरों में जाना चाहिए था, स्वच्छ जल सरकार का मिशन है, वह पानी आज बर्बाद हो रहा है और लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद कर रहे हैं। घर में जैसे पानी का लगाव हो रहा है, यहाँ महामारी फैलने का भी खतरा है। मच्छर यहाँ पड़ रहा है, आप गंदा पानी देख सकते हैं, जैसे महामारी भी फैल सकती है। खाना वाना बनाने के लिए चूल्हा उल्हा है, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। अभी हम लोग गृहस्थ आदमी है, थोड़ा बहुत खेती करते हैं और धान पान रखते हैं, छोटा सा आंगन है, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। अब इस समस्या के बारे में बताइए। यहाँ की जो वार्ड क्रियान्वयन समिति है उसको हम 10 दिन से बता ही रहे हैं, कोई देखने के लिए नहीं। तब वो बताए हैं तो 12-12 घंटा खोल के छोड़ दिया है। अब इसकी शिकायत कहीं दर्ज कराए हैं? अभी नहीं दर्ज कराए हैं। अब इसकी सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाएं, अधिकारियों से कंप्लेन करें, वो आगे स्थिति जांचे और जो भी दोषी लोग हैं उससे कार्रवाई हो। आप अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। जी। की नाम मिले अपन? रामदेव मंडल। यहाँ के पूछ के घर है, आवास योजना में नाम आयल है के? कहाँ नहीं दिलक, आवास योजना के लाभ नहीं दिलक। नाम अहाँ के एच लिस्ट में की कहलक मुखिया जी? किसने? यहाँ के आवास योजना के लाभ नहीं मिलल। शौचालय यहाँ के घर में बनेलक है कि नहीं मुखिया? शौचालय अहाँ के घर में दिलक शौचालय? नहीं दिलक। पेंशन अहाँ के भेटैया कि नहीं? पेंशन। मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज की स्पेशल रिपोर्ट को देखिए हमारे प्रखंड की मदना पंचायत की रिपोर्ट। जिसके पास पैसा आज उसी का शोर है, बाकी के चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार कमजोर। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान, और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है यहाँ के बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आई है अफसाना खातून, अंडाठाड़ी प्रखंड के पूर्व प्रमुख अफसाना खातून। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए है युवा समाज सेवी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, अनुभवी समाज सेवी वसीम अहमद। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे चुनाव में आने का मुख्य कारण आपका क्या है? देखिए, हमारे पंचायत में चुनाव में मुख्य कारण आने का हमारा एक ही मुद्दा है कि पंचायत में सर्वांगीण विकास किया जाना और पंचायत में सारे दबे कुचले सभी लोगों को एक समान रूप से उनको अपना हक दिलाना तो मेरी प्राथमिकता होगी। अभी तक के पंचायत में जो सम्मान लोगों को मिलनी चाहिए उस तरह से अभी तक नहीं मिल पाया। इसलिए क्या लग रहा है कि आपका पंचायत अब तक का जो कार्यकाल रहा है वो नेतृत्व मिल रहा है? अभी तक जो मेरे पंचायत को जिस तरह का प्रतिनिधि मिलना चाहिए उस तरह से अभी तक मदना पंचायत को वह वैसा प्रतिनिधि नहीं मिल सका। नेतृत्व विहीन रहा है। यहाँ बहुत सारी लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। विकास की अगर हम बात करें तो विकास में जो भी मामला हुआ है वो बिल्कुल पक्षपात और उचित लोगों को विकास नहीं मिल पाया है, अपने चहेते लोगों को मिला है और इसमें जो है बहुत सारी भ्रष्टाचारी हुई है। इसी सब को देखते हुए मेरा एक ही मानना है कि चूँकि मेरी पत्नी 5 साल प्रखंड प्रमुख रह चुकी है, उससे पूर्व में वर्ष 2006 में समिति रही है और मैं अभी मुखिया का प्रत्याशी मेरी पत्नी अपने पंचायत से हुई है। मेरा मकसद ये नहीं है कि प्रखंड प्रमुख होने के बाद एक पंचायत का मुखिया बनना यह मेरे सम्मान के विपरीत है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्रखंड के 18 पंचायत का सुचारूपूर्वक नेतृत्व किया, परंतु मेरा गृह पंचायत अभी तक विकास से कोसों दूर रहा। वहाँ के लोगों को जो उचित लाभ मिलनी चाहिए
वो नहीं मिल पाया। मैं चाह करके भी एक प्रमुख के पद पर रहते हुए जो सरकारी योजनाएं हैं, जो आम लोगों को सरकार की योजनाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से मिलनी है, वो मैं चाह करके भी नहीं दे सकता। जनता की आवाज़ उठी कि आप यहाँ के ग्राम पंचायत के गृह पंचायत आपका है, आपने तो प्रखंड के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपको अपने पंचायत के तरफ देखना ही आप ही के लिए ये संभव है, अन्यथा कोई ऐसा नहीं है जो प्रमुख जी कोई देखेंगे। इसीलिए जनता की बातों को स्वीकार करते हुए मैंने पंचायत प्रत्याशी, मुखिया के प्रत्याशी बनने का मेरी पत्नी को स्वीकार किया। तो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, अब पीछे नहीं जाना चाहिए। 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, और 2 दिन पहले हमारी जो बात हुई है रिपोर्ट कार्ड पर, पंचायत की रिपोर्ट कार्ड पर यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो, और उन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड में बातें बताई है, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा इस 5 साल के कार्यकाल का जो विकास की बात मुद्दा पे आपकी चर्चा हुई है जी, उसको मैंने देखा है, और मेरा मानना ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी बातें किए हैं वो 100 का 100 विफल हैं। उसमें वो अपनी बात बताए हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। उसमें कई मुद्दा हमने आपका देखा है, जिस तरह से कुछ बातें ऐसी है, जैसे आप आवास की ही बात करें, इंदिरा आवास सरकार की प्रधानमंत्री आवास जिसे कहा जाता है, पूर्व में इंदिरा आवास कहा जाता था। तो आप अगर प्रधानमंत्री आवास की लें तो उस पर जिस तरह से मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा आपको बताया गया, जो मैंने देखा है, सुना है, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम माननीय मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मीडिया के माध्यम से उनको सही प्रतिवेदन रिपोर्ट बतानी चाहिए। उसमें भी वो विफल रहे हैं और गलत न्यूज़ आपको बताया गया। आपके पास अगर साक्ष्य है, उसका आप खंडन कर सकते हैं कि उनके द्वारा जो बताया गया वो किस आधार पर गलत या भ्रामक है, आप उसको विस्तार से बताइए। मैं आपको उस बारे में इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे प्रमुख के कार्यकाल में वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 के बाद सरकार ने सर्वे कराया था प्रत्येक पंचायत में, पारिवारिक सर्वेक्षण करवाया गया था। उसी आधार पे जिस तरह से लोगों का पारिवारिक सर्वेक्षण के बाद वर्ष 2014 में सरकार ने उस सर्वेक्षण के आधार पे राशन कार्ड उपलब्ध कराई जनता को। मेरे पंचायत में 1800 परिवार को मेरे कार्यकाल में, प्रमुख कार्यकाल में, मदना पंचायत को लगभग 1800 परिवार को राशन कार्ड प्राप्त। फिर उसके बाद सरकार की का ये आदेश आया कि आपके इस 1800 परिवार में, इस पंचायत में कितने लोग आवास योग्य हैं, उसका सरकार ने सर्वे करा करके वो रिपोर्ट मांगा गया, वो भेजी गई सरकार को, जिसमें सरकार की तरफ से वर्ष 2015 में आवास आईडी स्वीकृत होकर के मेरे पंचायत में 1100 परिवार का लगभग वो आवास स्वीकृत होकर गया। जब 1100 परिवार की सूची आ गई स्वीकृत होकर के सरकार की तरफ से, तो मैंने इनके मुखिया बनने के बाद जो सूची उपलब्ध हुई आम सभा के माध्यम से, उसका अनुमोदन किया जाना था। सरकार का ये पॉलिसी था कि वर्ष 2016 में, मतलब 2015 तक वो आवास स्वीकृत हो गए थे, जब तक कि चुनाव करीब आ गया। अधिसूचना जारी हो गई, वह कार्यक्रम विकास का रुक गया चुनाव के चलते। चुनाव के बाद जब इन्होंने मुखिया बने, वर्तमान में जो अभी वज़ीरा खातून मुखिया निवर्तमान मुखिया हैं, उनके बनने के बाद वो सूची सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई गई अनुमोदन के लिए। उस अनुमोदन में जब वो आम सभा कराई गई, तो सबसे पहले तो मेरे यहाँ आम सभा का पंचायत भवन मदनेश्वर स्थान है। आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं बनी है? पंचायत सरकार भवन मेरे यहाँ नहीं बनी है, उसका बनना भी बहुत ज़रूरी है, जिस दिशा में आज तक कोई प्रयास पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया गया। हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे आवास योजना जी। तो आवास योजना तो जब उनको अनुमोदन के लिए सूची उपलब्ध कराई गई जी, तो आवास क्या कहते हैं, आम सभा
आम सभा के लिए मदरसा हनफिया में आम सभा लगाया गया, जो पंचायत भवन पे लगाना मदनेश्वर स्थान में था। जी। जो सारे लोग, आप लोग भी जानते हैं कि मदनेश्वर स्थान कितने बड़े प्रसिद्ध स्थल हैं, सार्वजनिक हैं, धार्मिक रूप से भी आप देखें तो एक बहुचर्चित स्थल, ऐतिहासिक एक ऐतिहासिक स्थल माना गया। वहीं बगल में पंचायत भवन है, उसी कैंपस में है, जिसकी स्थिति रख रखाव के चलते वो काफ़ी खराब हो चुकी है। 5 साल के दरमियान में, इनके कार्यकाल में शायद मुझे नहीं लगता है कि उसके ताला तक खोला गया है। स्थिति ऐसी है पंचायत भवन की। जब वहाँ मुखिया या पंचायत सचिव या जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, अगर वह लोग वहाँ बैठेंगे ही नहीं तो फिर उसकी स्थिति क्या हो सकती है वो आप जान सकते हैं। जैसे हम लोग के गांव देहात में है कि अगर कोई मकान बना दिया जाए और उसमें निवास नहीं किया जाए तो फिर वहाँ खंडहर ही बन जाता है, भूत प्रेतों का आवास बन जाता है। वो चीज़ वहाँ बनी हुई है। अब रही बात के इससे पूर्व में जो भी प्रतिनिधि इससे बने यहाँ बने हैं, वो पंचायत भवन की स्थिति खराब हो अगर थी तो वहाँ बगल में बहुत सारे स्थान हैं, जगह है, काफ़ी जगह वहाँ आम सभा पूर्व में होता रहा। लेकिन इनके बनने के बाद मेरे ख्याल से, और शायद आप पंचायत की जनता से भी पता लेंगे, तो एक भी आम सभा 5 साल में मदनेश्वर स्थान के किसी भी कैंपस में नहीं हुआ है। ये हुआ कहाँ? तो ऐसी जगह हुआ है जहाँ मेरे पंचायत की क्षेत्रफल आप देखें तो सबसे पश्चिम की दिशा में, जहाँ पंचायत के लोगों को आने जाने में भी बहुत परेशानी है और शायद लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ आम सभा होने जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एक निजी स्थल नहीं कहा जाए, एक सरकारी भवन है जहाँ जिसे मदरसा हनफिया कहा जाता है। और आपको मैं ये भी बता दूँ, उस मदरसा हनफिया के लगभग कई सालों से वर्तमान मुखिया के जो पति हैं वो उस मदरसे के सचिव सेक्रेटरी हैं, जो बोर्ड से स्वीकृत है। वो होता है प्रबंध समिति, उसके माध्यम से वो वहाँ से उनको बनाया गया हुआ है। पहले से ही वो जगह उनके अंदर में है। उस जगह पे आम सभा क्या जाना, ये पंचायत के लोगों में आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या पंचायत के 1/3 भी व्यक्ति आज तक कोई वहाँ आम सभा पे पहुँचा। उस स्थान पे लोगों में इसका आक्रोश किया। तो उसी जगह पंचायत वासियों के लिए पहला छल, ये पहला छल लोगों ने देखा जी। अब आगे हम आवास योजना जी, अब आवास योजना पे आप आए तो उसी स्थान पे आवास इस योजना के अनुमोदन के लिए आम सभा बनाई गई, बैठाई गई, बुलाई गई। वहाँ लोग पहुँचे। सरकार का निर्देश था कि उस अनुमोदन सूची जो उपलब्ध कराई गई थी अनुमोदित के लिए, तो उसे ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से जो लोग उपस्थित हैं वहाँ उसे उस सूची के मुताबिक माइकिंग से ऐलान करना था। लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ, सिर्फ आम सभा खाना पूरी की गई। और उस आम सभा में, जिसका आपको मैं प्रमाण दूंगा कि उस आम सभा में जब नाम नहीं पुकारा गया तो फिर लोग कैसे जान पाते कि मेरा नाम इस सूची में है। तो कुछ वार्ड सदस्यों के द्वारा उसका विरोध भी किया गया, जिसका प्रमाण मेरे पास में उस समय के जो पत्रकार थे, जो मीडिया कर्मी थे, उनके द्वारा उसकी अखबार में छपी हुई थी वो न्यूज़। और सबसे बड़ी शर्म की और विडम्बना कहा जाए तो बात यह है वहाँ कि जिसकी अध्यक्षता में आम सभा होनी थी वो मुखिया जी वहाँ अनुपस्थित थे। आप समझ सकते हैं कि आम सभा कैसा हुआ होगा। मुखिया पति के द्वारा आम सभा किया गया और उसी आम सभा में मुखिया पति और वार्ड सदस्यों के बीच नोकझोंक हुई। उस सूची में अनियमितता के लिए जो बरती जा रही थी, वहाँ वार्ड सदस्यों ने विरोध किया तो वहाँ पेपर समेट के चल दिया गया अपने घरों के अंदर। फिर लोगों को शक हुआ कि यहाँ तो अनुमोदन हुआ नहीं। कुछ दिनों के बाद जब लोगों के बीच में वितरण की कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो अब तो सरकार की सारी सूची ऑनलाइन है। जब सूची उपलब्ध कराई गई पंचायत की तो उस सूची के आधार पे अनुमोदन सूची पंचायत के द्वारा, जो मुखिया जी के द्वारा या उनके पति के द्वारा जो किया गया, वो सूची जब उपलब्ध हुई तो उस सूची में मात्र लगभग 345 परिवार मुस्लिम समुदाय के और 175 परिवार सिर्फ हिंदू परिवार के, हिंदू समुदाय के। इन लोगों का नाम उसमें रहने दिया गया। बाकी जो लोग योग्य लाभुक थे, जो गरीब थे, उन लोगों के नाम के सामने
इनके द्वारा ये पक्का, किसी के सामने पक्का मकान, किसी के पूर्व में प्राप्त और किसी को पूर्व में नौकरी के नाम पे उसको चिन्हित करके उसको हटवा दिया। अफसोस की बात यह है कि मैं आपको वो प्रमाण दिखाऊंगा कि मेरे पंचायत में 1100 परिवार का जिन उसमें सूची में नाम है, उनका नाम उससे हटा दिया जाना, लगभग 600 या 700 आदमी का वहाँ नाम हटा दिया जाना, जो बिल्कुल योग्य लाभुक थे उनका नाम हटा दिया जाना, ये कितनी अफसोस की बात है। ये गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा था? जिसको आवास आज तक नहीं मिल पाया है, वो अब खुले आसमान के नीचे वो पॉलीथीन टांग के वो निवास कर रहे हैं। पंचायत में ऐसे भी लोग हैं, उनका नाम हटा दिया जाना, ये आपके लिए कितने अफसोस की बात है। सर क्या आप बता रहे हैं कि एक साथ में, एक झटके में, एक आम सभा के जरिए करीब 600 से अधिक 700 परिवारों का नाम आवास योजना से हटा दिया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अगर फर्जी हो है तो 10, 20, 25, 50, 100 आप एक साथ आधे से अधिक को फर्जी साबित नहीं कर सकते, जबकि धरातल पे दिख रहा है कि आपके पंचायत में अभी भी काफ़ी पोस्ट हाउस के घर हैं, लोग आवास योजना में वंचित हैं और लोगों की ज़रूरत है, छत की एक ज़रूरत होती है, गरीबों के लिए छत बहुत मायने रखता है। जो आप बता रहे हैं इस तरह की बात आवास योजना में व्यापक, यानी कि जो भी बातें बताई गई हैं मुखिया जी के द्वारा और आप जो बता रहे हैं, दोनों में काफ़ी असमानताएं हैं। दूसरी इसमें सही क्या है? जी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं अपनी बातों का प्रमाण मैं आपको इस बातों से सिद्ध करना चाहूँगा कि आप अगर मेरे पास में वो दोनों कॉपी जो मेरे पंचायत को उपलब्ध कराई गई आवंटित आवास 1100 परिवार, वो मेरे पास में है, मैं आपको अभी दे दूंगा, वो आप देख लीजिए। और मुखिया जी के द्वारा उस 1100 में से जो अनुमोदन के उपरांत बचा, जिस पे वितरण किया गया है इस 5 साल में, उसकी भी सूची आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट मैं प्रमाण दूंगा, मेरे पास वो उपलब्ध है। दूध का दूध पानी का पानी। जी मैं कोई बोल नहीं रहा हूँ, वो कागज बोल रहा है, सरकारी आंकड़ा बोल रहा है। और उसी में जिन गरीबों का नाम उनके द्वारा हटाया गया, तो उसको मैं मेरे द्वारा वो दोनों सूची को लेकर के पंचायत में जागरूक किया गया लोगों के बीच में। मैंने जागरूकता अभियान चलाया कि आपका नाम इसमें ये था और आपको अनुमोदन सूची में हटा दिया गया है। तो कई लोगों के द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ इस मामले को दायर भी किया गया। लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ लोक शिकायत कार्यालय में इस मामले का दायर भी किया गया और वहाँ से कई बार संबंधित पदाधिकारी और वीडियो आवास सहायक और वर्तमान मुखिया को नोटिस भी दी गई, वहाँ एक्सप्लेनेशन भी हुआ और कई बार हम लोगों के यहाँ पदाधिकारी जांच में भी आए लोक शिकायत पदाधिकारी के आदेश पर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अगर अनियमितता नहीं हुई, उनका नाम नहीं हटाया गया, तो फिर वो लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ उसकी कॉपी लेकर के 1100 वाले जो सूची था उसकी छाया प्रति लेके दावा क्यों किया? ये चीज साबित करता है जो वंचित रह गए वो तो अपना दावा करेंगे लोक शिकायत, जो सक्षम प्राधिकार है वहाँ पे न्याय के लिए पहुँचेंगे। और एक चीज मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि इन गरीबों का तो नाम उस आवाज से हटा दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात ये कि मुखिया जी अपने चहेते लोगों का, जिसको आवास नहीं मिलना चाहिए, जो भरे पूरे सुखी संपन्न परिवार थे, उन लोगों का नाम उस सूची में रहने दिया गया और उनको आज आवास का लाभ प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे भला बताइए कि जिनका नाम उस गरीबों का उससे हटाया गया, उसके दिलों पे कैसा दर्द छलका होगा। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि पंचायत की बात आप छोड़ दें, पंचायत मुखिया जी के जो पति हैं कमरुज्जमा, जो पूर्व मुखिया जी हैं, वो अपने भाई का नाम जो बदियुज्जमा हैं, जो अभी डीलर चलाते हैं, जनवितरण प्रणाली विक्रेता हैं, उनके पास में जेसीबी है, चिमनी भट्टा के मालिक रह चुके हैं, उस व्यक्ति का नाम इंदिरा आवास की सूची में होना और उसको इंदिरा आवास का लाभ दिया जाना, यह पंचायत के लिए कैसी बुरी मैसेज है। एक तरफ गरीबों को आप वंचित कर रहे हैं, दूसरे तरफ अपने सगे भाई को जो सुखी संपन्न परिवार है, आप उसको इंदिरा आवास की लाभ दे रहे हैं, जिसका आप डाटा पे आप देख सकते हैं कि 40,000 का प्रथम किस्त उनको मिला है।
क्या न्याय आपने किया है पंचायत की जनता के साथ? जनता के साथ सरासर अन्याय हुआ। बिल्कुल अन्याय है। मैं एक छोटा सा प्रमाण आपको बताया हूँ, इसके बहुत सारे और उदाहरण हैं। अगर आप विस्तार से जानेंगे, बाकी समय रहेगा तो मैं और भी आगे बताऊंगा। ये आगे उस पर विस्तार से कभी हम लोग बात करेंगे। और हम सीधी बात लेके आ जाते हैं CM 7 निश्चय योजना। पंचायत के विकास का सारा दामोदर एक निश्चित योजना के तहत CM नीतीश कुमार के द्वारा उसको लाया गया CM 7 निश्चय योजना। CM 7 निश्चय योजना में पहला नाम आता है जो CM का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल योजना। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? देखिए, मेरे यहाँ नल जल की स्थिति 7 निश्चय की जो सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, तो सरकार का उद्देश्य था कि हर घर शुद्ध पेयजल मिले। जी ये सबसे प्राथमिकता थी उस योजना के लिए मैं सरकार का। लेकिन मेरे पंचायत में इस संदर्भ में अगर अनियमितता, भ्रष्टाचारी या जो भी कहा जाए वो बेमायने होगा, अपनी मुंह को खराब किया जाना होगा। वो सभी लोगों के सामने है, मैं क्या बताऊं। जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद मेरे पंचायत में कम से कम नल तो लग गया, आज तक जल नहीं टपका। और जहां कहीं जल टपका भी तो वहां रास्ता आगमन लोगों का यातायात बाधित कर रहा है, विखंडित कर दी गई। और उस जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। लोगों को जल पीना तो शुद्ध पेयजल पीना दूर की बात, लोगों की परेशानी का सबब बन गया यातायात का। लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जुड़ना पड़ रहा है बिल्कुल। नल जल योजना की बात आती है गली नली। सड़कों की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? देखिए, मेरे यहाँ सड़कों की स्थिति ये है कि उसी 7 निश्चय के अंतर्गत जो भी योजनाएं इस 5 साल में चलाई गई है, मैं आपको बता दूं कि आप अगर पंचायत में इनके कार्यकाल की एक एक सड़क का आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि वो सड़कों की स्थिति क्या है। जो 1 साल पूर्व बनी है वो 20 से टूट कर गिर चुकी है। आप जान सकते हैं कि यह योजना सिर्फ खाना पूरी की गई के लिए नहीं की गई है। CM 7 निश्चय योजना निजी हित के लिए उपयोग में लाया गया, जनहित में कोई नहीं है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पंचायत चुनाव के लिए मैदान में आए, पंचायत का विकास आपके एजेंडे में शामिल है। सबसे पहले आप अपना जो चुनावी मुद्दा है, चुनावी जो घोषणा पत्र है, उस पर एक नज़र में फटाफट बताएं। देखिए अर्जुन भाई, हम विस्तार से आपसे बात करेंगे योजना वाइज, चरण वाइज। आप पहले फटाफट अपनी चुनावी जो मुद्दे हैं, घोषणा पत्र है, उसको आप फटाफट एक नज़र में बताएं। देखिए, मेरा एक ही बात है, चुनावी मुद्दा है कि मेरी पंचायत में जो भी जनताओं के साथ समस्याएं हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उस समस्या को निदान किया जाना। जिस तरह से हमारे यहाँ पंचायत में एक मदनेश्वर स्थान जी जो बहुत ही धार्मिक, चर्चित, ऐतिहासिक स्थान है, जी वो मदनेश्वर स्थान को जब जब चुनाव की स्थिति आती है जी तो मेरे पंचायत के कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो उसी की एजेंडा सिर्फ चुनाव में उसकी चर्चा करते हैं, उसके आड़ में अपनी राजनीति की रोटी को सेक करके सत्ता का आसीन बनने का प्रयास करते हैं। जी मैं उन नेताओं से, उस राजनीतिक व्यक्तियों से हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूँगा। एक बात हम कहना चाहेंगे, देश की राजनीति में एक आता है राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा। क्या सेम मुद्दा है आपके पंचायत में मदनेश्वर स्थान? तो चुनाव के समय में राजनीति का अड्डा बनता है। देखिए, आज तक बिल्कुल निश्चित रूप से जब चुनाव की स्थिति आती है तब कुछ प्रत्याशियों के द्वारा जी उस मुद्दे को सामने लाया जाता है। जी मैं ये कहता हूँ कि भाई, आपने जनता के साथ जो वादा किया है जी तो उस स्थान का मैं विकास करूँगा। आपको लोगों ने एक बार नहीं 2 बार मौका दिया, जी आपने उस स्थान के लिए क्या किया, उस स्थान के विकास के लिए क्या किया? आज आप कुछ नहीं किए, फिर उस स्थान के बारे में आप राजनीति के एजेंडा बनाते हैं। मैं ये कहता हूँ, उस स्थान की स्थिति यह है, ऐसी लोगों की विश्वास उस स्थान से जुड़ी हुई है, उस स्थान के साथ जो भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहेगा, उस स्थान की कृपा से उनके साथ जो कोई अन्याय करेंगे वो स्थान उसको छोड़ेंगे नहीं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे बड़े अन्यायी को, ऐसे अन्यायी नेता को
चूंकि उस स्थान के साथ सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास किया, उनके विकास के बारे में अब आज तक जनता किसी की ने सोचा बात नहीं। मेरा प्रथम प्राथमिकता होगी कि जो लोग उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, उस स्थान के विकास के नाम पे, आज देख लीजिए मनरेगा का मेरे यहाँ एकदम लूट खसोट मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है मनरेगा योजना के नाम पे। आज मदनेश्वर स्थान के नाम पे मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा जो कुछ बताया गया, आज उसका आप डाटा निकाल के देखेंगे, संभवतः मेरे पंचायत में सबसे अधिक राशि उस स्थान के नाम पे निकासी हुई है। जैसा कि 50 लोगों के आस्था का केंद्र है मदनेश्वर स्थान, जी जी और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले को शायद गॉड भी माफ नहीं माफ यही नहीं आप करेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। जी और मैं इसलिए मैं आपको विस्तार से किस तरह से उस स्थान के साथ वर्तमान के प्रतिनिधि के द्वारा खिलवाड़ किया गया है कि आपको संभवतः 50 या 52 लाख समथिंग, आप इसका आंकड़ा डाटा देखेंगे, उस स्थान में मनरेगा की राशि मधना पंचायत से कितनी निकासी की गई है, तो इसका आंकड़ा संभवतः 50 या 52 लाख रुपये का मनरेगा की राशि का खर्च दिखलाया गया है। लेकिन आप उस स्थान में जा करके अभी आप देखें कि उसकी इतनी राशि खर्च के बाद उस स्थान की क्या दुर्गति हुई है या विकास हुआ है, आपको स्वयं मिल जाएगा। मेरा मानना है कि अगर 52 लाख रुपये का आपने निकासी दिखाया है, अगर उसका आधा 26 लाख रुपया अगर ईमानदारी पूर्वक उस स्थान में अगर खर्च किया गया होता, तो आज उस स्थान में पेरिस के जैसे चेहरा नजर आता, पेरिस स्थान नजर आता। मदनेश्वर, ऐतिहासिक मदनेश्वर स्थान का विकास, मतलब मदना पंचायत का विकास आपके एजेंडे में सबसे पहला। अब हम बात करेंगे आगे। मेरा एक चीज़ उसमें कहना ये होगा कि उस स्थान के बारे में मैं आपके माध्यम से गलत एजेंडा बनाने वाले लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो कम से कम अब उस स्थान के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दें, गलत मैसेज करना छोड़ दें और उस स्थान के साथ राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दें, क्योंकि जनता ने उस स्थान के साथ के नाम पे गलत मैसेज सुनते सुनते जनता की अब कान पक चुकी है और जनता ने यह निर्णय ले लिया, आस्था के साथ खिलवाड़ हो, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं को जनता ने चिन्हित कर लिया। अब जनता को ऐसे नेता चाहिए जो उस स्थान की विकास की ओर आगे बढ़े, और मैंने उस स्थान में संकल्प लिया है कि अब सिर्फ उस स्थान के विकास की बात होगी और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और जिस तरह से लोगों ने उत्साह दिखाया, मैं निर्वाचित हुआ तो मेरे विकास की पहली कड़ी वो मदनेश्वर स्थान से सफर की जाएगी और उस स्थान में मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसा विकास लाऊंगा कि आने वाले लोगों को उस स्थान को जो चुनाव में सिर्फ चुनाव में बातें करते हैं, मैं उसको समाप्त करना चाहूँगा कि अपने कार्यकाल के दौरान उस स्थान में ऐसा विकास करूँगा जो सिर्फ चुनाव में बोलने वाले लोगों की आंखें फटी फटी रह जाएगी और वो मुद्दा समाप्त हो जाएगा, लोगों को उलझाना बंद कर देगा। आस्था का केंद्र मदनेश्वर स्थान, लोगों की आस्था और उस स्थल का विकास आपके एजेंडे में शामिल है। उस दिशा में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि उस स्थान की स्नेह मेरे दिल में है और उस स्थान के आशीर्वाद से ही मैंने 2 बार मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य के पद पर निर्वाचित हुई हैं और उसी स्थान के आशीर्वाद से प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर भी आसीन हुई है। इसलिए उस स्थान की प्रेम भावना मेरे दिल में बसी हुई है और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं उस स्थान को एक ऐसा आगे विकास की ओर ले जाऊंगा जो शायद जनता को उस स्थान में विकास के नाम पे आने वाले पंचवर्षीय में शायद किसी प्रतिनिधि को कहना नहीं पड़ेगा। विकास पर भी बात को लेके आते हैं। आपने बताया कि नल जल योजना धरातल पर नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं, ये कहाँ खामियाँ रह गई और इसे अगर आपको जनता ने मौका दिया, अपना समर्थन दिया, तो आप इसे कैसे दूर करेंगे? ये योजना धरातल पर कैसे सफल होगी? इसके लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, नल जल योजना जो विफल नज़र आ रही है उसके मूल 2 कारण हैं। सिर्फ उसके वार्ड क्रियान्वयन समिति ही जिम्मेवार नहीं होती,
ऐसे ही सरकार की पॉलिसी बनी, वार्ड सदस्य और उनके क्रियान्वयन जो समिति हैं उनके द्वारा योजना को प्रारंभ किया गया, लेकिन उसके कंट्रोलिंग बॉडी, उसकी निगरानी ग्राम पंचायत के मुखिया की दायित्व। अगर मुखिया जी के द्वारा अगर वार्ड क्रियान्वयन समिति को अगर सही दिशा दिया गया होता तो शायद ये योजना फ्लॉप नहीं होती। तो उसके लिए मेरी योजना है आगे उसमें सुधार की क्या है आपके पास में? जी जी जी, मेरी पर्सनली ये सोच है कि उसमें सुधार लाने के लिए सबसे पहले मैं अगर निर्वाचित बना जी तो आगे यह कमेटी आगे भी चलेगी, जी सरकार की यह पॉलिसी है, आगे चलती रहेगी। जी तो मेरे विजन में अगर ऐसा हुआ तो मेरे सुधार के लिए मैं एक ऐसा काम करूंगा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के लोगों को सबसे पहले वहाँ प्रशिक्षण की जरूरत है। जी उसने तो निर्वाचित हो गया, लेकिन उसे क्रियान्वयन कैसे किया जाना है उसे ट्रेन करने की जरूरत है। जी अगर ऐसे आप मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल नहीं साइकिल चलाने वाले को अगर आप अटेंडेंट मोटरसाइकिल दे रहे हैं और उसे कहें चलाओ तो बाई प्रेशर देंगे तो वो आगे गाड़ी एक्सीडेंट होगा, उनका पैर हाथ टूटेगा या फिर गाड़ी टूटेगी। जी ठीक उसी प्रकार बिना प्रशिक्षण और बिना ट्रेनिंग के उनको ये जिम्मेदारी दे दिया जाना ये बिल्कुल बेमायने है और इसीलिए इतनी सारी गड़बड़ियां हुई हैं। और ये सबसे पहली जवाबदेही ग्राम पंचायत की मुखिया की बनती है कि अपने बोर्ड को ट्रेंड करना। जी अगर सरकार की ऐसी योजना नहीं है फिर भी इस ओर सरकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। जी और मैं अगर निर्वाचित हुआ तो इस ओर सरकार के ध्यान दिलाते हुए मैं सारे बोर्ड के लोगों को पहले प्रशिक्षित करूंगा, फिर आगे धरातल पर कार्रवाई करूंगा। बोर्ड सशक्त होगी, प्रशिक्षित होगी, योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से क्रियान्वित की जाएगी। उसके लिए आपका पहला एजेंडा है कि बोर्ड को सशक्त बनाना है, उसको प्रशिक्षित करना है। सरकार से इसके लिए प्रचार करना है, सरकार से अनुरोध करना है कि आप हमारे बोर्ड को प्रशिक्षित करें या फिर आप अपने स्तर से भी ऐसा मैं करूंगा, प्रयास करेंगे। प्रयास करूंगा। अब ये तो 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए जो वार्ड क्रियान्वयन समिति है उसके बारे में बात करें। इसके अलावा एक मॉडल पंचायत की, एक आदर्श पंचायत के लिए गांधी जी का एक सपना है ग्राम स्वराज, उसके लिए लोगों को गांव में सभी सहूलियतें मिल जाए, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। सबसे पहले आपने पहले बता चुका है कि आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है, तो फिर आप इसे कैसे क्रियान्वित? देखिए, सबसे पहले पंचायत भवन होना प्रत्येक पंचायत में अनिवार्य है, यह सरकार की पॉलिसी है जी। लेकिन इस दिशा में मैं सबसे पहले प्रयास ये करूंगा कि अपने पंचायत में ज़मीन उपलब्ध कराते हुए पंचायत भवन की अनुशंसा कैसे हो, ये इसका निर्माण कैसे हो, उस दिशा में मैं आगे कार्रवाई करूंगा ताकि पंचायत के सारे पदाधिकारीगण एक छत के नीचे आएँ तो सारी सुविधा पंचायत के आम जनता को पंचायत में मिले। इस दिशा में मेरा प्रयास है। अब हम आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्रतिनिधि वो एक महिला अच्छी तरह से महिलाएँ जो स्वाभाविक तौर पर महिलाओं की अपेक्षा है उससे ज़्यादा, तो महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है और इसी को सोच करके बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। 50% पंचायती राज में महिला को आरक्षण दिया जाना सरकार का उद्देश्य भी यही है। और आपका वोटर जो है वो आधी आबादी उतनी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है, 70% आपका वोटर महिला ही है। आज मेरे पंचायत में आप देखेंगे तो पंचायत में सबसे अधिक इस चुनाव को लेकर के उत्साहित यहाँ महिलाएं हैं जी। इसीलिए महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाना, उनकी हर बुनियादी ज़रूरतों को जी मुहैया कराना, यह मेरी प्राथमिकता होगी। जी जैसे प्रत्येक घर में महिला की ज़रूरत की जो आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, एक शौचालय का निर्माण होना, इज्जत के लिए महिलाओं की इज्जत के लिए, मेरी माँ और बहनों बेटियों के लिए यह चीज़ सबसे बड़ी पहली बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसका करना उपलब्ध कराया जाना मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही आपको एक चीज़ और सुनने को मिला होगा कि मेरे पंचायत में महिलाओं के साथ साथ बहुत सारा अन्याय की भावनाओं को देखते हुए घरेलू उत्पीड़न से लेके बाहरी छेड़खानी तक की बातें, महिला अत्याचार से बहुत सारी घटनाएं आपकी वजह से सामने आती है। तो उस दिशा में मैं बारीकी से सोचा हूँ और मेरी सोच ये है कि इस पे लगाम कैसे लगे, पंचायत की माँ बहनों की इज्जत
सुरक्षित कैसे रहे, जी इस दिशा में सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि चूंकि उन्हीं के आशीर्वाद से जी हम सेवा करने का मौका मिला है और आगे भी मुझे मिला था, आज भी मिलने जा रहा है। मेरी माँ और बहनों की इज्जत, उसकी सुरक्षा, यह मेरी अपनी प्राथमिकता, अपनी इज्जत की सुरक्षा मैं मानूंगा। जी और उनके लिए पंचायत में जो संवेदनशील स्थान है, जी उनकी सुरक्षा के लिए जी पंचायत में जो संवेदनशील स्थान है, जी जैसे चौक चौराहे हैं, जी उस जगह मेरी प्राथमिकता होगी सभी जगहों पे जी एक सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना जी और उसका निरंतर निगरानी करना, जी। यह मेरी प्राथमिकता होगी। क्योंकि से तो पंचायत के महिलाओं के साथ साथ पूरा आपका पंचायत भी सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के साथ साथ मैं ऐसा देखूंगा कि कोई ऐसे असामाजिक तत्व जी कहाँ कौन क्या गतिविधि में चल रहा है, उस पर लगाम लगाने में मुझे सुविधा होगी और ऐसे लोगों को बिल्कुल लगाम कसा जाएगा। जी और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, और मैं ये हर जगह बोलता हूँ, जी और इस बात पे ही जनता भी मुझ पर विश्वास करती है, जी और मैं बिल्कुल साफ खुली किताब से बोलने वाला अर्जुन भाई मैं व्यक्ति हूँ। जी मुझे किसी चीज़ का भय नहीं होता है, मैं निर्भीक बोलने वाला जी। हूँ। और शायद इसी पॉइंट पे जनता ने मुझे जनसैलाब का एक आसार दिखाया है कि मेरे पंचायत में जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडा बवाली तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों को मेरे पंचायत में कोई